हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विवेक कुमार है और मैं आप लोगों को एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का ये कंप्लीट एंड कम्प्रहेंसिव कोर्स पढ़ा रहा हूँ। स्टूडेंट, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का एक कंप्लीट एंड कम्प्रहेंसिव कोर्स आपके अपकमिंग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और सभी स्टेट पीएससी एग्जामिनेशंस के लिए यूजफुल है। स्टूडेंट, ये कोर्स प्री कम मेंस के हिसाब से डिजाइन किया गया है, इसलिए आप ना केवल अपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए बल्कि मेंस की प्रिपरेशन के लिए भी आप इस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। स्टूडेंट, इस कोर्स की जो 3 क्लासेस हैं वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं और आज हम इस कोर्स की चौथी क्लास को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे आज की क्लास की जो टॉपिक्स हैं वो क्या क्या हैं। तो हमारे आज की क्लास की जो टॉपिक्स हैं वो हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी क्या है, स्पीसीज क्या है, स्पीसीज के टाइप्स क्या होते हैं, स्पीसीज के वर्क क्या होते हैं और बायोम क्या है, बायोम के टाइप्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट, ये 4 टॉपिक हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। स्टूडेंट, जो हमारी क्लास को आज फर्स्ट टाइम देख रहा है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो पहले हमारी 3 क्लासेस को जो कंप्लीट हो चुकी हैं उन्हें जरूर देखें। अगर आप इन 3 क्लासेस को देखे बिना इस क्लास को देखते हैं तो हो सकता है कि आपको ये क्लास उतनी समझ में ना आए, और अगर समझ में भी आ रही है तो हो सकता है कि आप उतना गेन इस क्लास से ना कर पाएं जितना आपको वो 3 क्लासेस देखने के बाद नॉलेज मिलेगा। तो इसलिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप उन 3 क्लासेस को देखिए, क्योंकि उन 3 क्लासेस में हमने इकोलॉजी की जो बेसिक्स थीम्स हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक फंडामेंटल्स हैं, उनको कंप्लीट कराया हुआ है और उन्हीं बेसिक्स का यूज़ हमारे आगे की क्लासेस में होने वाला है। तो स्टूडेंट, पहले आप जाइए और पहले इन 3 क्लासेस को कंप्लीट करिए और उसके बाद आप हमारी इस 4th क्लास से आगे का कोर्स कंटिन्यू कर सकते हैं। करने को आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट हो सकता है आपको उतना बेनिफिट ना मिल पाए। सो आप पहले वो 3 क्लासेस देखिए और उसके बाद हमारे 4th क्लास से आगे कंटिन्यू कीजिए। तो आइए स्टूडेंट, हम आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारे आज की क्लास का जो पहला टॉपिक है वो है पारिस्थितिकी अनुक्रम। पारिस्थितिकी अनुक्रम की अगर हम बात करें तो जैविक समुदायों की जो प्रकृति होती है वो गतिक होती है और ये समय के साथ साथ परिवर्तित होते रहते हैं। वह प्रक्रम जिसमें किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति और जंतु प्रजातियों के समुदाय समय के साथ दूसरे समुदाय में परिवर्तित हो जाते हैं या दूसरे समुदाय उनका स्थान ले लेते हैं, उसे हम पारिस्थितिकी अनुक्रम कहते हैं। इस परिवर्तन में जैविक तथा अजैविक दोनों घटक सम्मिलित रहते हैं। यह परिवर्तन समुदायों के क्रियाकलापों और उस विशेष क्षेत्र के भौतिक पर्यावरण के द्वारा आते हैं। स्टूडेंट, अगर हम बात करें तो जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, इस पारिस्थितिकी तंत्र में भौतिक पर्यावरण के कई सारे घटक हैं, जैसे एक जैविक घटक है और एक अजैविक घटक है। तो जो हमारे अजैविक घटक होते हैं उसमें सौर ऊर्जा है, तापमान है, ऊष्मा है, बारिश है, ये सभी मिलके एक पारिस्थितिकी तंत्र को जैविक घटकों पर अपना प्रभाव डालते हैं। तो इस प्रकार इन भौतिक पर्यावरणों की उपस्थिति में जो हमारी एक समुदाय है उस समुदाय से दूसरे समुदाय में उसका परिवर्तित हो जाना या एक समुदाय के स्थान पर दूसरे समुदाय का आ जाना ही पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहलाता है। भौतिक पर्यावरण परिवर्तन की प्रकृति, दिशा, दर और इष्टतम सीमा को प्रभावित करता है। अनुक्रम के दौरान वनस्पति और जंतु दोनों ही समुदाय परिवर्तन से गुजरते हैं। स्टूडेंट, देखते हैं कि पारिस्थितिकी जो अनुक्रमण है उसकी अवधारणा क्या है। अगर हम अवधारणा की बात करें तो किसी परिवेश में एक दिशा में होने वाला क्रमिक जो परिवर्तन की संपूर्ण प्रक्रिया है उसे हम अनुक्रमण कहते हैं, और जब यही क्रिया किसी पारिस्थितिकी तंत्र में हो तो उसे हम पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहते हैं। जैविक समुदाय हमेशा गतिशील अवस्था में रहती है, अतः इसमें परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन के कारण पहले से स्थापित जीवों के स्थान पर नए जीव आ जाते हैं। इस प्रकार जीव जंतुओं के स्थान पर दूसरे जीव जंतुओं का आना ही इकोलॉजिकल सक्सेशन कहलाता है। समय के साथ साथ जो परिवर्तन जैविक समुदायों में देखने को मिलता है, इन परिवर्तनों को पूरी प्रक्रिया को ही हम इकोलॉजिकल सक्सेशन या पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहते हैं। यह प्रक्रिया एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है और एक सतत प्रक्रिया है। आइए एक एग्जांपल के माध्यम से हम देखते हैं कि पारिस्थितिकी अनुक्रमण क्या होता है। यदि हम पारिस्थितिकी अनुक्रमण की बात करें तो जो चट्टानें हैं हमारी, इनमें भौतिक पर्यावरण के जो अजैविक घटक हैं उनके द्वारा तापमान, ऊर्जा, बारिश आदि के द्वारा चट्टानों पर धीरे धीरे लाइकेन्स का निर्माण होता है। ये लाइकेन्स समय के साथ साथ काई में परिवर्तित होते हैं और ये काई घास में बदलते हैं, घास फिर झाड़ियों में परिवर्तित होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं पेड़ पौधों में परिवर्तित होती हैं और पौधों के बाद ये वन में रूपांतरित होते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो चट्टानों से वन तक बनने की ये जो संपूर्ण प्रक्रिया है, तो इस प्रक्रिया को ही स्टूडेंट हम पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहते हैं। आइए हम देखते हैं कि जो अनुक्रमण है वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है।
ये जिसमें जैविक समुदाय परिवर्तित होता रहता है। जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा कि पहले चट्टानों पे क्या लाइकेन बना, लाइकेन से काई बना, काई से हमारी झाड़ियां बनी, झाड़ियां से हमारे पौधे बने, पौधे से हमारे वन बने। तो इस प्रकार जैविक समुदाय में परिवर्तन होता रहता है। यह परिवर्तन तब तक होता रहता है जब तक कि जैविक समुदाय अपनी क्लाइमेक्स स्तर को प्राप्त नहीं कर लेता है। इसलिए ईपी ओडम ने इकोलॉजिकल सक्सेशन को डेवलपमेंट ऑफ इकोसिस्टम कहा था। यदि हम अनुक्रमण के क्षेत्रों की बात करें तो अनुक्रमण के मुख्यतः 3 क्षेत्र हैं। पहला है पाइनियर, दूसरा है क्लाइमेक्स और तीसरा है सेरेल एंड सेरा। आइए हम देखते हैं कि ये तीनों क्षेत्र क्या हैं। पाइनियर की अगर हम बात करें तो ऐसा क्षेत्र जहां से अनुक्रमण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है उसे हम पाइनियर कहते हैं। स्टूडेंट, जो भी हमने एग्जाम्पल देखा, चट्टानों से लाइकेन बनते हैं, लाइकेन से काई बनती है और काई से घास बनी, घास से झाड़ियां बनी, झाड़ियां से पौधे बने और पौधों से फिर वन बने। तो इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि जो हमारी पारिस्थितिक अनुक्रमण की प्रक्रिया है वो चट्टानों से प्रारंभ होती है। तो इस पोजीशन को या इस अवस्था को ही हम पाइनियर कहते हैं। और जो वन है वो पर्यावरण के साथ स्थायित्व संबंध स्थापित कर लेते हैं और यहाँ से हमारी जो अनुक्रमण है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण में, उसमें एक स्थायित्वपन आ जाता है। तो इस पोजीशन को हम क्लाइमेक्स कहते हैं। स्टूडेंट, चट्टानों से पौधों के लाइकेन जो है, हमारे लाइकेन से जो पौधे तक बनने की जो प्रक्रिया होती है ये काफी परिवर्तनशील होती है। और तो इस परिवर्तनशील प्रक्रिया की जो संभावना सबसे अधिक होती है उसे हम सेरेल कहते हैं और इस पूरे प्रोसीजर को हम सेरा कहते हैं। सो स्टूडेंट, आइए हम देखते हैं क्लाइमेक्स क्या है। ऐसा क्षेत्र जहां पर अनुक्रमण की प्रक्रिया में स्थायित्व आ जाता है उसे हम क्लाइमेक्स कहते हैं। जिसमें परिवर्तन की संभावना सबसे अधिक होती है उसे सेरेल कहा जाता है। जैसे लाइकेन से काई बनना, काई से घास बनना, घास से झाड़ियां और झाड़ियों से पौधे बनना। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनमें जो परिवर्तन की संभावना है वो सबसे ज्यादा है, इसलिए हम इसे सेरेल कहते हैं। तथा बदलाव की जो संक्रमणकालीन प्रक्रिया है और इनके जो बदलने की जो संक्रमणकालीन प्रक्रिया है या सेरेल की जो प्रक्रिया है उसे हम सेरा कहते हैं। स्टूडेंट्स, आइए हम देखते हैं जो हमारा पारिस्थितिकी अनुक्रमण होता है वो मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला होता है प्राइमरी सक्सेशन और दूसरा होता है सेकेंडरी सक्सेशन। अगर हम प्राइमरी सक्सेशन की बात करें तो प्राथमिक अनुक्रमण खाली क्षेत्रों जैसे चट्टानों, नवनिर्मित डेल्टाओं और रेत के टीलों, ज्वालामुखी द्वीप समूहों, बहते हुए लावा, हिमानी हिमोट आदि, जहां पहले कभी भी समुदाय का अस्तित्व नहीं था, वहां प्रारंभ होता है। और वह पौधे जो पहले खाली जगह वाले जहां मिट्टी नहीं होती थी वहां पे उगते हैं वो अग्रगामी प्रजाति कहलाती है। और अग्रगामी पौधों के संग्रह को सामूहिक रूप से अग्रगामी समुदाय कहा जाता है। तो स्टूडेंट, यदि हम प्राथमिक अनुक्रमण की बात करें तो प्राथमिक अनुक्रमण वह प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया उस पारिस्थितिकी जगह से स्थापित होती है, प्रारंभ होती है जहां पर पहले कभी जीवन नहीं था, जहां पे पहले कभी समुदाय नहीं था, कोई स्पीसीज नहीं थी। तो वहां से इस अनुक्रमण की प्रारंभ होना रहता है। और ऐसे पारिस्थितिकी अनुक्रमण का जो प्राथमिक अनुक्रमण है, ऐसे अनुक्रमण के दौरान जो पेड़ पौधे सबसे पहले आते हैं, उगते हैं, उनकी जो प्रजातियां होती है उसे हम अग्रगामी प्रजाति कहते हैं। अग्रगामी पौधों के समूह को सामूहिक रूप से अग्रगामी समुदाय कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आइए हम देखते हैं कि प्राथमिक अनुक्रम का जो अवलोकन है द्वितीय अनुक्रम की अपेक्षा कठिन होता है, क्योंकि पृथ्वी पर ऐसे स्थान बहुत कम है जहां पहले से जीवों के समुदाय नहीं है। इसके अतिरिक्त प्राथमिक अनुक्रम में द्वितीय अनुक्रम की अपेक्षा अधिक समय लगता है, क्योंकि प्राथमिक अनुक्रम के दौरान मिट्टी बनने का जो प्रक्रम है वो चलता रहता है, जबकि द्वितीय अनुक्रम उस क्षेत्र से प्रारंभ होता है जहां मिट्टी पहले से मौजूद है। वे समुदाय अग्रगामी समुदाय कहलाते हैं जो खाली क्षेत्र को सबसे पहले अपना आवास स्थान बनाते हैं। अग्रगामी समुदाय की जगह ऐसा समुदाय ले लेता है जिसमें विभिन्न प्रजातियों का सम्मिश्रण होता है। द्वितीयक समुदाय की जगह तृतीयक समुदाय ले लेता है और यह प्रक्रम क्रमानुसार चलता रहता है, जिसमें एक समुदाय की जगह दूसरा समुदाय ले लेता है। प्रत्येक संक्रमण समुदाय जो अनुक्रम के दौरान अस्तित्व में आता है और दूसरे समुदाय के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, वह अनुक्रम का चरण अनुक्रमिक समुदाय कहलाता है। अनुक्रम का अंतिम चरण जिस समुदाय की रचना करता है उसे चरमोत्कर्ष समुदाय कहते हैं। चरमोत्कर्ष समुदाय क्या है? चरमोत्कर्ष समुदाय है क्लाइमेक्स पोजीशन, जैसा कि हमने अभी आपको लाइकेन चट्टान से लाइकेन से काई बनाने वाला जो एग्जांपल बताया था, तो उसमें जो वन जो बन के तैयार होते हैं और वातावरण के साथ वो एक स्थायित्व प्रक्रिया में आ जाते हैं, उसे ही हम क्लाइमेक्स पोजीशन कहते हैं। चरमोत्कर्ष समुदाय जो होता है स्थायी होता है, परिपक्व होता है, अधिक जटिल होता है और दीर्घकालिक होता है। एक दिए हुए क्षेत्र में समुदायों का संपूर्ण क्रम, जिसमें अनुक्रम के दौरान एक समुदाय दूसरे को अनुवर्ती होता है, क्रमावस्था कहलाता है। इस प्रकार के समुदाय के जंतु भी अनुक्रम को दर्शाते हैं, जो काफी हद तक वनस्पति अनुक्रम के द्वारा
निर्धारित होते हैं। यद्यपि इन अनुक्रमिक चरणों के जंतु भी जंतुओं के उन प्रकारों से प्रभावित होते हैं जो निकटवर्ती समुदायों से प्रवेशन करने में सक्षम होते हैं। आइए हम इसे देखते हैं, एक पिक के माध्यम से देखते हैं कि प्राथमिक अनुक्रम में सुव्यवस्थित की जो श्रेणियां हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है जो है अग्रणी अवस्थाएं हैं। अग्रणी अवस्थाओं में क्या होता है, जो चट्टानें होती हैं उन पे लाइकेन बनता है, लाइकेन से फिर काई बनती है और काई जो होती है वो घास में परिवर्तित होती है। तो नग्न चट्टानों से घास तक परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है उसे हम अग्रणी अवस्थाएं कहते हैं। फिर घास जो होती है वो झाड़ियों में परिवर्तित होती हैं और झाड़ियों जो होती हैं वो पेड़ में परिवर्तित होते हैं। तो घास से झाड़ियां और पेड़ में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है उसे मध्यम अवस्थाएं कहते हैं। और ये जो पेड़ होते हैं ये फाइनली वन का निर्माण करते हैं और ये पर्यावरण के साथ एक स्थायित्व संबंध दर्शाते हैं। इसी पोजीशन को हम चरमोत्कर्ष अवस्थाएं या क्लाइमैक्स पोजीशन कहते हैं। आइए स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि वह अनुक्रम जो स्थल पर घटित होता है और जहां आर्द्रता कम होती है उसे हम शुष्कतारंभी अनुक्रम कहते हैं, और एक अनुक्रम जब किसी जलीय निकाय जैसे तालाब या झील में घटित होता है उसे जलारंभी अनुक्रमण कहते हैं। आइए देखते हैं कि द्वितीयक अनुक्रमक क्या होता है। द्वितीयक अनुक्रमण उस समुदाय का विकास है जो उस वर्तमान प्राकृतिक वनस्पति के पश्चात अस्तित्व में आता है जो समुदाय की रचना के बाद समाप्त हो जाता है, बाधित हो जाती है या प्राकृतिक घटनाओं जैसे तूफान अथवा जंगल की आग या मानव संबंधी घटनाओं से फसल की कटाई से नष्ट हो जाती है। स्टूडेंट, द्वितीयक अनुक्रम वह अनुक्रम होता है जो प्राथमिक अनुक्रम के समाप्त होने के बाद प्रारंभ होता है। द्वितीयक अनुक्रम अपेक्षाकृत तेज होता है क्योंकि मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्वों के साथ साथ जीवों का बड़ा भंडार होता है, जीवों की अनुप्रसुप्त अवस्थाएं होती हैं। तो स्टूडेंट ये होता है हमारा द्वितीयक अनुक्रम। अगर हम बात करें, आइए हम देखते हैं कि अभी तक हमने जो पढ़ा है प्राथमिक अनुक्रमण और द्वितीयक अनुक्रमण है, यदि उसे हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो जो प्राथमिक पारिस्थितिकी अनुक्रमण है वो क्या होता है कि जब अनुक्रमण की प्रक्रिया ऐसे स्थान से प्रारंभ होती है जहां पहले कभी जीवन नहीं था उसे हम प्राथमिक पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहते हैं। जैसे चट्टानों से प्रारंभ होने वाले प्राथमिक पारिस्थितिकी अनुक्रमण, ज्वालामुखी का ठंडे लावा से प्रारंभ होने वाला और नए तालाब से प्रारंभ होने वाला पारिस्थितिकी अनुक्रमण प्राथमिक पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहलाते हैं। यदि हम द्वितीय पारिस्थितिकी अनुक्रमण की बात करें तो ऐसा स्थान जहां पहले जीव रहते थे परंतु प्राकृतिक तथा मानवीय कारणों से वहां जीव पूरी तरह समाप्त हो गए हैं और पुनः वहां अनुक्रमण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, उसे हम सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। जैसे वनों में आग लगने के बाद जो सक्सेशन प्रारंभ होता है उसे हम सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन या द्वितीय पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहते हैं। यदि हम पारिस्थितिकी अनुक्रमण के पृष्ठभूमि की बात करें तो पारिस्थितिकी अनुक्रमण जो है सर्वप्रथम हुल्ट नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था, परंतु इस अवधारणा का विकास 1916 में क्लीमेंट ने किया था और क्लीमेंट ने इकोलॉजिकल सक्सेशन के 6 चरणों को बताया था। इकोलॉजिकल सक्सेशन के जो क्लीमेंट के द्वारा बताए 6 चरण हैं वो इस प्रकार हैं। जो पहला चरण है वो है न्यूडिटेशन। जो न्यूडेशन है जीवन रहित स्थान जहां से अनुक्रमण की शुरुआत होती है, ऐसा स्थान जहां पर पहले कभी स्पीसीज या जीवन नहीं था वहां पर जीव रहित स्थान से अनुक्रमण की शुरुआत हो रही है तो उसे हम न्यूडेशन कहते हैं। फिर होता है माइग्रेशन। वनस्पति विहीन जीव विहीन क्षेत्रों में कुछ प्रयोजकों का आगमन जो होता है उसे हम माइग्रेशन कहते हैं। किसी स्पीसीज का छोटे छोटे पौधों का उगना ही माइग्रेशन कहलाता है। एसेसिस क्या होता है, प्रजनकों का जो आरंभिक विकास होता है उसे एसेसिस कहते हैं। कंपटीशन क्या होता है, प्रकाश पोषक तत्व एवं समान स्थान प्राप्त करने के लिए जो पेड़ पौधों के मध्य या जो स्पीसीज के मध्य प्रतिस्पर्धा होती है उसे कंपटीशन कहते हैं। रिएक्शन क्या है, एक वनस्पति या जंतु के विकास से दूसरे जीव जंतुओं का आगमन ही रिएक्शन कहलाता है। उसके बाद आता है स्टेबलाइजेशन। जैसा कि स्टूडेंट स्टेबलाइजेशन शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि स्थायित्व की बात की जा रही है, अतः यह अंतिम अवस्था होती है जहां जीव जंतु एवं पर्यावरण के मध्य सामंजस्य स्थापित हो जाता है। इसी अवस्था को हम क्लाइमैक्स भी कहते हैं। आइए देखते हैं कि पारिस्थितिकी अनुक्रमण से होने वाले लाभ क्या हैं। विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के विकास में सहायता प्राप्त होती है, जैव विविधता में वृद्धि होती है, कार्बनिक रसायन की मात्रा में वृद्धि होती है और भोजन की उपलब्धता बढ़ती है। ये हमारे पारिस्थितिकी अनुक्रमण के मुख्यतः लाभ होते हैं। आइए हम अगला टॉपिक देखते हैं, पारिस्थितिकी की उत्पादकता क्या होती है। यदि हम पारिस्थितिकी की उत्पादकता बात करें तो किसी भी पारिस्थितिकी की उत्पादकता के अलावा हम पहले देखते हैं कि उत्पादकता क्या होता है। अगर हम किसी भी वस्तु की उत्पादकता की बात करें या जैसे हम 2 एग्जांपल लेते हैं, 2 खेत लेते हैं जिनका क्षेत्रफल समान है। यदि पहले खेत में 400 एकड़ या 500 एकड़ गेहूं हो रहा है और दूसरे खेत में 200 एकड़ गेहूं हो रहा है और उनका क्षेत्रफल समान है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा पहला खेत है उसमें 500 एकड़ गेहूं हो रहा है इसलिए उसकी जो उत्पादकता है वो ज़्यादा है, और जो हमारा दूसरा खेत है जिसमें 200 एकड़ केवल गेहूँ 1 एकड़ में केवल 200 क्विंटल गेहूं हो पा रहा है तो वो उसकी जो है उत्पादकता कम है। इसी प्रकार अगर हम बात करें पारिस्थितिकी उत्पादकता की तो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादकों के द्वारा एक निश्चित समय में एवं क्षेत्र में कुल संचित ऊर्जा की मात्रा को पारिस्थितिकी उत्पादकता कहा जाता है। आइए हम देखते हैं पारिस्थितिकी उत्पादकता को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं। उत्पादकों को उपलब्ध होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा,
उत्पादकता को प्रभावित करती है, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्षमता प्रभावित करती है, वर्षा की मात्रा प्रभावित करती है, मृदा की प्रकृति प्रभावित करती है और जलवायु भी उत्पादकता को प्रभावित करती है। सबसे महत्वपूर्ण सूर्य की ऊर्जा होती है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की तरफ जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश जो होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। तो इस प्रकार से जो सूर्य का प्रकाश होता है सबसे ज्यादा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पाया जाता है। इसलिए स्टूडेंट, जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो पारिस्थितिकी उत्पादकता जो होती है वो घटती जाती है। यदि उत्पादकता के हम क्षेत्र की बात करें तो स्टूडेंट, उत्पादकता के जो क्षेत्र होते हैं वो निम्न 3 प्रकार के होते हैं, जैसे उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्र होते हैं, मध्य उत्पादकता वाले क्षेत्र होते हैं और फिर निम्न उत्पादकता वाले क्षेत्र होते हैं। यदि हम उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्रों की बात करें तो उष्णकटिबंधीय विषुवत रेखीय सदाबहार वन आते हैं, इसमें सवाना वन आते हैं, गहन कृषि वाले क्षेत्र आते हैं। मध्य उत्पादकता वाले क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो घास, झील, तालाब आदि आते हैं। निम्न उत्पादकता वाले क्षेत्रों की बात करें तो मरुस्थल, सागर, ध्रुवीय क्षेत्र या आर्कटिक ध्रुव आदि आते हैं। पारिस्थितिकी उत्पादकता की माप क्या होती है? पारिस्थितिकी उत्पादकता की माप जो होती है वो 2 प्रकार से की जाती है। पहला सकल प्राथमिक उत्पादक और दूसरा शुद्ध प्राथमिक उत्पादक। स्टूडेंट, जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में जो जैविक घटक है उनमें जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भोजन का निर्माण करते हैं। तो जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें हम उत्पादक भी कहते हैं। तो पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा सौर ऊर्जा को कार्बनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं और कार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं। तो उत्पादकों के द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना या कार्बनिक पदार्थों में बदलकर जो कुल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण किया जाता है उसे ही हम सकल प्राथमिक उत्पाद कहते हैं। और स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि जो उत्पादक होते हैं वह स्वपोषी भी होते हैं। तो अपने द्वारा उत्पाद किए गए समस्त कार्बनिक पदार्थ की कुछ मात्रा का वह उपयोग पेड़ पौधे जो होते हैं वो उसका उपयोग अपनी श्वसन क्रिया में या उपापचय क्रिया में कर लेते हैं और शेष बचे हुए कार्बनिक पदार्थ को वो प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट और वसा आदि के रूप में संचित कर लेते हैं। तो अपने उपापचयी क्रिया या श्वसन की क्रिया के बाद जितनी ऊर्जा जो है वो संचित करके रखते हैं, संचित की गई उसी ऊर्जा की मात्रा को ही हम नेट प्राइमरी प्रोडक्ट कहते हैं। आइए देखते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर द्वारा प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किया जाता है, अतः प्राइमरी प्रोड्यूसर द्वारा उत्पादित कुल पदार्थों की मात्रा को हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट या ग्रॉस इकोलॉजिकल प्रोडक्ट कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्ट क्या है। प्राथमिक उत्पादकों के द्वारा निर्मित कार्बनिक पदार्थों में से वे स्वयं कुछ भाग का उपयोग श्वसन या उपापचयी क्रियाओं में कर लिया जाता है। शेष बचे कार्बनिक पदार्थ को वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा आदि के रूप में संचित कर लेते हैं। इस प्रकार प्राथमिक उत्पादकों के द्वारा शेष बची संचित ऊर्जा को ही हम नेट प्राइमरी प्रोडक्ट कहते हैं। यदि हम अपने ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट में से श्वसन एवं उपापचयी क्रिया में खर्च की गई ऊर्जा को हटा दें तो हमें नेट प्राइमरी प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। आइए स्टूडेंट, हम देखते हैं कि जो लैंटिक और लोटिक आवास होते हैं वो क्या होते हैं। तो स्टूडेंट, जब प्राथमिक उत्पादक बहते हुए जल में निवास करते हैं तो इस प्रकार के जो आवास को हम लोटिक आवास कहते हैं। जब प्राथमिक उत्पादक स्थिर जल में निवास करते हैं तो इस प्रकार के आवास को हम लैंटिक आवास कहते हैं। स्टूडेंट, पारिस्थितिकी तंत्र में यदि उत्पादकता के क्रम की अगर हम बात करें तो उष्णकटिबंधीय भूमध्य रेखीय सदाबहार वन की जो पारिस्थितिकी उत्पादकता होती है सबसे अधिक होती है। उसके बाद मैंग्रोव वन की उत्पादकता होती है, उसके बाद गहन कृषि की और सबसे कम घास वन की उत्पादकता होती है। स्टूडेंट, अगर हम स्थायी अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र जो मानव क्रिया के द्वारा बहुत कम प्रभावित होती हैं उसे हम स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, जैसे महासागर और सागर। और ऐसे इकोलॉजिकल सिस्टम जो मानवीय या अन्य गतिविधियों से ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं उसे हम अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, जैसे वन, घास भूमि और स्थल भूमि। स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है ये कई बार हमारे यूपीएससी एग्जामिनेशन में और कई स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है। तो स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र का जो उदाहरण है वो महासागर और सागर है। आइए हम देखते हैं प्रजाति कीस्टोन प्रजातियां क्या होती हैं। स्टूडेंट, ऐसी प्रजातियां जो संख्या में तो कम होती हैं लेकिन दूसरी प्रजातियों को नियंत्रित करती हैं और पूरे परितंत्र को संतुलित बनाए रखने में मदद करती हैं, उन्हें कीस्टोन स्पीसीज कहते हैं। तो स्टूडेंट, आइए हम पहले एग्जांपल के रूप में समझते हैं कि कीस्टोन स्पीसीज क्या होती है। स्टूडेंट, जो सी ऑटर होता है ये एक स्तनधारी है, जलीय स्तनधारी है। ये क्या करता है, समुद्री अर्चिन को खाता है। समुद्री अर्चिन क्या करती है, समुद्री अर्चिन जो है केल्प फॉरेस्ट को खाती है। और जो केल्प फॉरेस्ट होता है वो एक प्रकार का हैबिटाट होता है या एक प्रकार का पारिस्थितिकी क्षेत्र होता है जो समुद्री मछलियों को और विभिन्न प्रकार के जीवधारियों के लिए भोजन और आवास की व्यवस्था करता है। अगर अर्चिन इस केल्प फॉरेस्ट को खाता जाएगा तो मछलियों को और कई प्रकार के जीव जंतुओं को, जलीय जीव जंतु जो केल्प फॉरेस्ट में अपना भोजन और आश्रय ग्रहण करते हैं उनको भोजन और आश्रय नहीं मिल पाएगा और कई प्रकार की जो प्रजातियां हैं वो विलुप्तीकरण की कगार पे आ जाएंगी। तो सी ऑटर क्या करता है, अर्चिन की संख्या को
खाता है, मतलब अर्चिन को खाता है और अर्चिन की जो संख्या होती है उसको समुद्र में बढ़ने नहीं देता, अर्थात अर्चिन की संख्या को नियंत्रित रखता है, जिसकी वजह से ये अर्चिन केल्प फॉरेस्ट को समाप्त नहीं कर पाते हैं और एक बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र जो है जल के अंदर वो सेफ बना रहता है। तो इस प्रकार सी ऑटर जैसे संख्या में तो कम है, लेकिन ये अर्चिन की संख्या को नियंत्रित करते हैं और एक केल्प फॉरेस्ट जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको संतुलित बनाए रखने में मदद करते हैं। इस तरीके से जो सी ऑटर है हमारा वो एक कीस्टोन स्पीसीज कहलाता है। स्टूडेंट, अगर हम बात करें क्रिटिकल स्पीसीज क्या होती है, तो ऐसी स्पीसीज जो विभिन्न जातियों के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करती हैं अथवा किसी प्रजाति के महत्वपूर्ण कार्य को करने में विशेष भूमिका निभाती हैं, उसे हम क्रिटिकल स्पीसीज कहते हैं। जैसे कि तितली और डोडो। स्टूडेंट, जैसे हम डोडो की बात करें तो एक टोम्बल एक्यू नाम का वृक्ष होता है जिसके अगर बीज हम डायरेक्ट बोएंगे तो वो वृक्ष कभी भी नहीं उग पाता है। तो जो हमारा डोडो पक्षी होता है वो क्या करता है, जो टम्बल एक्यू जो वृक्ष है उसके बीज को खाता है और अपने मल के थ्रू वो जमीन पे उसको गिराता है। तो जिस स्थान पर ये डोडो पक्षी द्वारा खाया गया बीज गिरता है वहां पर टम्बल एक्यू पेड़ उगना प्रारंभ होता है या वहां पर वो पेड़ उगाता है। तो इस तरीके से जो हमारा डोडो पक्षी है वो क्या कर रहा है, वो किसी प्रजाति के महत्वपूर्ण कार्य को करने में विशेष भूमिका निभा रहा है, अर्थात जो टम्बल एक्यू पेड़ है या इसकी प्रजाति है उसको उत्पादित होने में या उसके तैयार होने में हेल्प कर रहा है। तो इसलिए जो डोडो पक्षी है वो एक क्रिटिकल स्पीसीज होता है। यदि हम फाउंडर स्पीसीज की बात करें तो ऐसी प्रजातियां जो दूसरे प्रजातियों का विकास तथा संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं उसे हम फाउंडर स्पीसीज कहते हैं। जैसे अभी हमने देखा समुद्री केल्प। समुद्री केल्प क्या करता है, विभिन्न प्रकार की समुद्री मछलियों और जलीय जीव जंतुओं के लिए भोजन एवं आश्रय का प्रबंधन करता है, या आश्रय या भोजन का क्षेत्र होता है समुद्री केल्प कई सारी मछलियों और जीव जंतुओं के लिए। तो इसलिए समुद्री केल्प क्या है, एक प्रकार के फाउंडर स्पीसीज है। अगर इंडिकेटर स्पीसीज की बात करें तो ऐसी प्रजातियां जो पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होने के कारण पर्यावरण परिवर्तन के संकेतक के रूप में कार्य करती हैं उसे हम इंडिकेटर स्पीसीज कहते हैं। जैसे कि जो लाइकेन्स होते हैं वो पर्यावरण, जो लाइकेन्स हैं हमारे पर्यावरण में वो वायु प्रदूषक संकेतक के रूप में कार्य करते हैं और जो मछलियां हैं वो समुद्री प्रदूषण के रूप में कार्य करती हैं। जैसे अगर समुद्र में प्रदूषण बढ़ जाता है तो मछलियां क्या होती हैं, मछलियां जो होती हैं वो मृत हो जाती हैं और सतहों पे तैरने लगती हैं। तो जब मृत मछलियां जब सतह पर ज़्यादा आती हैं तो अब हमें पता चलता है कि समुद्र में प्रदूषण जो है बढ़ गया है। तो इस तरीके से जो सब मछलियां हैं वो समुद्री प्रदूषण का एक इंडिकेटर स्पीसीज के रूप में कार्य करती हैं। आइए आज की क्लास का जो हमारा लास्ट टॉपिक है उसको हम डिस्कस करते हैं। हमारा जो आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है वो है बायोम। तो बायोम जो है एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर जलवायु, तापमान, वर्षा, मौसम एवं भूगोल में समानता होने के कारण विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतुओं में भी समानता स्थापित हो जाती है। स्टूडेंट, जैसे कि हम बात करें, अगर हम भूमध्य रेखीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वहां पर वर्ष भर वर्षा होती है और सूर्य का प्रकाश जो है सीधे पड़ता है। तो वहां पर पेड़ पौधों के हरे भरे रहने के लिए पर्याप्त पर्यावरणीय दशाएं उपलब्ध होती हैं। इसलिए उस पूरे क्षेत्र में, भूमध्य रेखी के पूरे क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं। जो सभी जो वन है जिसमें जो उसमें पेड़ पौधे हैं वो सभी प्रकार के पेड़ पौधे वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। तो एक प्रकार से भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र भी एक तरह का बायोम है जिसे सदाबहार वन बायोम कहते हैं। तो वही चीज है कि जब जलवायु, तापमान, वर्षा, मौसम और भूगोल में समानता होने के कारण किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में वहाँ की जो स्पीसीज हैं, जो प्रजातियां हैं पेड़ पौधे, उनमें समानता पाई जाती है, तो ऐसे स्थान को हम बायोम कहते हैं। इस प्रकार बायोम जो है वैश्विक स्तर पर वह समुदाय है जो आमतौर पर जलवायु, तापमान, मृदा, पादप एवं जंतुओं के परितंत्र के रूप में परिभाषित होता है। अतः पादप एवं जंतुओं के सम्मिलित रूप से बड़े भाग को बायोम कहा जाता है। स्टूडेंट, बायोम का अगर नामकरण की बात करें तो बायोम का जो नामकरण होता है वो उस क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पति के नाम के आधार पर ही उसका नामकरण कर दिया जाता है। तो बायोम का नामकरण करने के लिए क्या है कि जो जिस स्थान पर, जहां पर हम जिस बायोम का हम नामकरण करेंगे उस बायोम के पाए जाने वाली वनस्पति के नाम के आधार पर भी हम इस बायोम का नाम रख देंगे। तो किसी बायोम में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु पाए जाते हैं, इसलिए किसी बायोम में एक से अधिक पारिस्थितिकी तंत्र हो सकते हैं। आइए हम देखते हैं, पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों पर अलग अलग तापमान, वर्षा, जलवायु, मृदा आदि पाए जाते हैं, इसलिए पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के बायोम भी पाए जाते हैं। पृथ्वी पर निम्नलिखित बायोम मुख्य रूप से पाए जाते हैं। पहला है वन बायोम। वन बायोम के अंतर्गत विषुवत वन बायोम, मानसूनी वन बायोम, सदाबहार वन बायोम और शीतोष्णकटिबंधीय वन बायोम पाए जाते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय वन बायोम को हम टैगा प्रदेश में पाए जाते हैं। घास बायोम क्या होते हैं, उष्णकटिबंधीय घास मैदान बायोम और शीतोष्णकटिबंधीय घास बायोम को ही हम घास बायोम कहते हैं। फिर आते हैं हमारे मरुस्थलीय बायोम, उसके बाद आते हैं हमारे टुंड्रा बायोम और उसके बाद आते हैं हमारे सागरी बायोम। स्टूडेंट, बायोम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट्स हैं जिन्हें हम देखते हैं।
और ये कई सारे एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। सर्वाधिक प्राथमिक उत्पादकता वाला जो बायोम है वो क्या है, पादपों के विकसित हेतु सर्वाधिक जो उपयुक्त बायोम है वो क्या है, और सर्वाधिक घना बायोम क्या है। तो ये इन तीनों का ही आंसर होता है विषुवतीय वन बायोम। स्टूडेंट, जो विषुवतीय वन बायोम है इसमें सर्वाधिक प्राथमिक उत्पादकता वाला बायोम है ये, पादपों के विकास हेतु सर्वाधिक उपयुक्त बायोम है ये, और सर्वाधिक घना बायोम भी विषुवत वन बायोम है। यदि न्यूनतम उत्पादकता वाले बायोम की अगर हम बात करें तो वो है टुंड्रा बायोम यानी कि शीतोष्णकटिबंधीय वन। कोड़ाधारी वनों वाले बायोम की अगर हम बात करें तो वो है टैगा बायोम। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये हमारे आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।